हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 106 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ? मृत्यु के भय का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए थैनेटोफोबिया, बी क्लास्ट्रोफोबिया, सी एक्रोफोबिया, डी गैमोफोबिया। मृत्यु से लगने वाला जो डर होता है इसको क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थैनेटोफोबिया। मृत्यु के भय को थैनेटोफोबिया कहते हैं। यह मृत्यु या मरने की प्रक्रिया से जुड़ा एक विशिष्ट भय है। इस भय से ग्रस्त व्यक्ति को अपनी या किसी प्रियजन की मृत्यु से डर लग सकता है। मृत्यु के बारे में सोचने पर, किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करने पर या किसी ट्रिगरिंग स्थिति, लोगों या वस्तुओं के सामना करने पर थैनाटोफोबिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो थैनाटोफोबिया एक ऐसा डर होता है कि व्यक्ति को अपने मरने का डर लगता है और अपनी किसी बहुत ही प्रियजन का भी मरने का डर लगता है। मृत्यु के बारे में सोचने पर भी उसको किसी इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जब व्यक्ति में ज्यादा डर लगने लगता है तो उसको क्या होता है? उसको घबराहट होने लगती है। इसलिए थैनाटोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को घबराहट के दौरे पड़ सकते हैं और वह उन स्थितियों से बचना चाहता है जिनमें मृत्यु या मरने के बारे में सोचना पड़ता है। थैनाटोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को अपनी सामान्य गतिविधियां करने और घर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति घर से बाहर भी यदि निकलेगा तो भी उसको प्रॉब्लम होती है। घर से बाहर निकलने में वो डरता है कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। थैनेटोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु के बारे में चिंता और घबराहट के हमलों के साथ पूरी रात जागने में दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति को ज्यादा डर सताता है तो उसको नींद भी अच्छी नहीं आती है। तो इस प्रकार से थैनेटोफोबिया का जो अर्थ होता है ये होता है मृत्यु से लगने वाला डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब पॉजिटिव चॉस्टैक इज ए साइन ऑफ। सकारात्मक चॉस्टैक संकेत किन स्थितियों का संकेत दे सकता है? ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपर कैलेमिया। यहाँ पर सकारात्मक चॉस्टैक संकेत की बात हो रही है तो यह किस स्थिति में देखने को मिलता है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो सकारात्मक चॉस्टैक संकेत ये जब कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाती है, मींस हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, उस समय ये देखने को मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। एक सकारात्मक चॉस्टैक संकेत कई स्थितियों का संकेत दे सकता है जिसमें हाइपोकैल्सीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किडनी फेल्योर और तीव्र अग्नाशय शोथ शामिल हैं। देखिए क्या है कि ये जो हाइपोकैल्सीमिया है इसमें भी चॉस्टैक संकेत दिखाई देता है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इसमें भी होता है। किडनी फेल्योर की कंडीशन में भी होता है और सीवियर पैंक्रेटाइटिस में भी ये दिखाई देता है हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति। हाइपोकैल्सीमिया चॉस्टैक का संकेत हाइपोकैल्सीमिया या कम कैल्शियम स्तर का एक सामान्य संकेत है। तो जैसे कि कम कैल्शियम स्तर का हो जाता है तो इसको हम लोग एक नॉर्मल भाषा में हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया में बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होता है। अब इसमें जो फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति में ये जो त्वचा है इस प्रकार से इसमें सिकुड़न आ जाती है, तो ये एक चॉस्टैक संकेत माना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? चॉस्टैक संकेत। सकारात्मक, अब इसमें सकारात्मक चॉस्टैक संकेत चेहरे की नस पर दबाव पड़ने पर चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियों में ऐंठन। तो जो भी इसकी विशेषता है वो आपको भी पता होना चाहिए। तो विशेषता क्या है? चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उनकी मांसपेशियों में क्या होगी? ऐंठन होगी। तो ये इसकी चॉस्टैक संकेत की मुख्य विशेषता होती है। और ये किसके कारण होता है? पॉजिटिव
चौस्टेक संकेत होता है हाइपोकैल्सीमिया के कारण, जब बॉडी में कैल्शियम लेवल घट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए एमिनो एसिड्स, ऑप्शन बी ट्राइग्लिसराइड्स, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के कई अणु मिलकर के प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं, इसलिए अमीनो एसिड प्रोटीन का अंतिम उत्पाद मींस एंड प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड नामक अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड के अणुओं से। जब प्रोटीन को खाया जाता है तो एंजाइम इसे अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। ये अमीनो एसिड आंत की परत से होकर रक्त प्रवाह में जाते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोटीन वाली चीज खाई है, प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ खाया, जैसे कि दालों में प्रोटीन होता है, तो ये ऐसे सीधा डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं जाएगा। ये प्रोटीन पर एंजाइम की रिएक्शन होगी। एंजाइम क्या करेगा? इस प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, अणुओं में तोड़ देगा। इनको अमीनो एसिड बोलेंगे और अमीनो एसिड छोटी आंत में पहुंच करके हमारे रक्त प्रवाह में चला जाता है। रक्त प्रवाह में ये अमीनो एसिड मिलकर नए प्रोटीन बनाते हैं। शरीर की मांसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अमीनो एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो अमीनो एसिड का जो यूज है वो किसमें है कि मांसपेशियां अच्छी हों, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली हो, इम्यून सिस्टम हो वो अच्छा हो, क्योंकि कई प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ये प्रोटीन से बनती हैं। तो इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी जो जिससे बनी होती है वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी रक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कैसे अमीनो एसिड के कई अणु मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो एसिड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which condition is defined by Gill-Nielsen technique? Gill-Nielsen तकनीक द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन डी टाइफाइड। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को टीबी सस्पेक्टेड हो, कोई व्यक्ति लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांस रहा हो, जब वो अस्पताल में जाता है तो वहां पर उसको एक डिब्बी दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि आप सुबह का इसमें बलगम लाना, सुबह का पहला बलगम। तो होता क्या है कि जब वो ये डिब्बी लेकर के जाता है वापस अस्पताल में, तो इसको इस स्पुटम का टेस्ट किया जाता है और स्पुटम को एक लकड़ी की सहायता से इस पर रखते हैं स्लाइड पर और स्टेनिंग किया जाता है। जिस स्टेनिंग मेथड का इसमें यूज किया जाता है जिससे कि जो इसमें टीबी के बैक्टीरिया ये बलगम में या व्यक्ति के अंदर इन्फेक्ट किए हुए हों, वो टीबी के बैक्टीरिया इसमें दिखाई दे सके। तो टीबी के बैक्टीरिया को देखने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं जील-नेल्सन टेक्निक। अब इस जील-नेल्सन टेक्निक के लिए, तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने अब समझ लिया होगा कि आंसर क्या होगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो टीबी चूंकि किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम जीनस के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को हम इससे स्टेन कर सकते हैं जील-नेल्सन तकनीक से। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलोसिस। यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार जील-नेल्सन टेक्निक के स्टेनिंग के बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लाल कलर की चमकदार दिखाई देते हैं, रॉड शेप्ड लाल कलर के। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये लाल कलर के चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड फास्ट बेसिलस भी कहते हैं, क्योंकि एसिड के प्रयोग से ये फास्ट मतलब चमकदार हो जाते हैं, ये चमकने लगते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एसिड फास्ट बेसिलस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जील-नेल्सन तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है वो
टीबी की बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। जील नील्सन स्टेन, जिसे एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी जाना जाता है, एक बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेनिंग तकनीक है जिसका उपयोग साइटोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपी के तहत एसिड फास्ट बैक्टीरिया, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम जीनस के सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच परगेटिव कॉजेज हाइपोकैलेमिया? कौन सा परगेटिव हाइपोकैलेमिया का कारण बनता है? तो हाइपोकैलेमिया शब्द ये मीन्स क्या होता है? तो हाइपोकैलेमिया का अर्थ होता है जब शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो इसको हाइपोकैलेमिया बोला जाता है। और हाइपोकैलेमिया के कारण जो कारण बनता है, इन ऑप्शन में से पहला है ऑस्मोटिक परगेटिव, बी लिक्विड पैराफिन, सी कैस्टर ऑयल, डी डल्कोलेक्स। तो ये सभी जो दवाएं हैं ये पेट साफ करने वाली दवाएं हैं। किसी को अधिक कब्ज हो जाती हो या कोई और प्रॉब्लम हो जिससे कि पेट साफ करना हो, तो इसमें से जो कैस्टर ऑयल भी है, ये कैस्टर ऑयल शरीर में पोटेशियम लेवल कम होने का कारण बनता है, मींस हाइपोकैलेमिया का कारण बनता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैस्टर ऑयल। हाइपोकैलेमिया तब होता है जब रक्त का पोटेशियम स्तर बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हम लोगों ने देखा कि हाइपोकैलेमिया का कारण कैस्टर ऑयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? कौन सा सच्चा प्रायोगिक डिजाइन नहीं है? ऑप्शन ए फैक्टोरियल डिजाइन, ऑप्शन बी रैंडमाइज्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, ऑप्शन डी क्रॉसओवर डिजाइन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन होती है, खोजपूर्ण डिजाइन होती है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं होती है। बाकी यहाँ पर जो शेष ऑप्शन है वह सभी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन हो, रैंडमाइज्ड ब्लॉक हो या क्रॉसओवर डिजाइन हो, ये सभी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। जबकि यहाँ पर जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं होता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब समझते हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी डिजाइन क्या होता है। A true experiment is a type of experimental design and is thought to be the most accurate type of experimental research. एक ट्रू एक्सपेरिमेंट एक प्रकार का प्रायोगिक डिजाइन है और इसे प्रयोगात्मक अनुसंधान का सबसे सटीक प्रकार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ट्रू एक्सपेरिमेंट सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करके परिकल्पना का समर्थन या खंडन करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो ट्रू एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है? तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है क्योंकि यह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का उपयोग करता है। जबकि इसके विपरीत जो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, जिसको हम लोग खोजपूर्ण डिजाइन या अन्वेषणात्मक डिजाइन कहते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर था, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी शोध पद्धति है, एक ऐसी रिसर्च डिजाइन है जिसका उपयोग किसी विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब और कब किया जाता है? जब किसी भी संबंध में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डेटा या तो पर्याप्त नहीं है या मौजूद नहीं है, तब किसका उपयोग करेंगे? एक्सप्लोरेटरी डिजाइन का। जबकि ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करते हैं
और इसमें डेटा मौजूद ही नहीं होता है, इसलिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द मोस्ट सुइटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनीमा इज, एनीमा देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। ऑप्शन ए लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन बी राइट लेटरल पोजीशन, सी प्रोन पोजीशन, डी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो एनीमा देने की जो सबसे उपयुक्त स्थिति होती है यह होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर इस फिगर के माध्यम से दिया गया है किस प्रकार ये मरीज लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, तो ये एनीमा देने की सबसे अच्छी स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल संक्रमण कौन सा है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, बी इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, सी इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम होम, डी इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है ये हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नोजोकोमियल संक्रमण अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य सुविधा में होने वाला संक्रमण होता है। इसे स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा संक्रमण भी कहा जाता है। नोजोकोमियल संक्रमण सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली रोगात्मक प्रतिक्रिया होती है। यह संक्रमण अस्पताल में रहने, आने जाने या काम करने वाले लोगों से जुड़ा हो सकता है। इस प्रकार जब भी कोई हॉस्पिटल जाए तो उसको अपनी साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वहां से वह नोजोकोमियल इन्फेक्शन लेकर के आ सकता है। अब इसमें व्यक्ति को कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो नोजोकोमियल संबंधी हैं, जैसे कि वेंटिलेटर संबंधी निमोनिया, कैंडिड इन्फेक्शन, एस्परजिलस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, ये नोजोकोमियल संक्रमण से जुड़े एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामाइन दी रेक्टम, मलाशय की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए प्रोटोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, बी ऑप्थेल्मोस्कोप, सी एंडोस्कोप, डी ऑटोस्कोप। करेक्ट आंसर होगा रेक्टम की जांच के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको प्रोक्टोस्कोप कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर ये फिगर के माध्यम से दिया गया है किस प्रकार से ये यंत्र, ये इंस्ट्रूमेंट रेक्टम की जांच करते हैं। यहाँ पर एनोस्कोप है, उसके बाद प्रोक्टोस्कोप है और फिर रेक्टोस्कोप है। एनोस्कोप की जो लंबाई होती है करीब करीब 10 सेंटीमीटर होती है, उससे बड़ा प्रोक्टोस्कोप होता है जो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया था। यदि ये प्रोक्टोस्कोप की जगह एनोस्कोप होता तो वो भी आंसर सही हो जाता। ये जो प्रोक्टोस्कोप होता है ये एनोस्कोप से कुछ बड़ा होता है, मींस 3 सेंटीमीटर अधिक बड़ा करीब करीब होता है। उसके बाद रेक्टोस्कोप है, ये भी रेक्टम की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द टेम्परेचर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग के लिए किस तापमान का उपयोग किया जाता है। ए 101 डिग्री सेल्सियस, बी 121 डिग्री सेल्सियस, सी 130 डिग्री सेल्सियस, डी 125 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेविंग के लिए जिस तापमान का उपयोग किया जाता है ये होता है कम से कम 30 मिनट तक के लिए कितना तापमान करना, 121 डिग्री सेल्सियस तापमान किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इस प्रकार से आज का यह प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।